हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू की ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये टेस्ट रखा है। मॉडल टेस्ट कुछ इस तरह के से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे। जो लोग भी टेस्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें ढेर सारे मैं फैक्ट भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस टेस्ट की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप जो है, हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा पब्लिक चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू नाम से टेलीग्राम पर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे अटैम्प्ट करें। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाद में इसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा। भारतीय मानक समय की जो यमयोत्तर रेखा है, यानी जो जीएमटी रेखा है, उससे हमारा जो समय है वो कितने घंटे आगे, ये भी मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, भारतीय मानक समय की जो यमयोत्तर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी है और आपको इसमें बताना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स लाइन बोलते हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जाती है 5 स्टेट से। ठीक है, तो आप देख लेते हैं पूरे मैप से कि कितने राज्यों से जाती है। और ये जो ग्रीनविच है हमारी जीएमटी, उससे लगभग 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, एक तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसकी पोजीशन है। और ये इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है। अब राज्य देख लेते हैं, तो राज्य कितने हैं इसमें। तो नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ पर, ये नंबर 1 हो गया उत्तर प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर को यहाँ पे क्रॉस करके निकलती है थोड़ी सी, तो इसमें मध्य प्रदेश है दूसरा। तीसरा है छत्तीसगढ़ को पूरा काटती है, और उसके बाद उड़ीसा है। और नंबर 4 पर आप देखेंगे छोटा सा पार्ट है ये पूरा आंध्र प्रदेश का, तो ये आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरती है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के राज्यपालों का नाम बताइएगा। ये आपके बिहार मेंस में भी आएंगे और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा भारतीय मानक समय, जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, इलाहाबाद के प्रयागराज अब इसका नाम है, और ये नैनी के पास से होकर गुजरता है। ये आप लोग के, और ये जीएमटी जो रेखा है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा बोलते हैं, जो लंदन से होकर गुजरती है, उससे लगभग 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान से सुन लें, 5 राज्यों से जाती है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि जो 24 घंटे होते हैं वो लगभग 360 डिग्री में ये घूमती है पृथ्वी हमारी। आप लोगों को पता ही है, पूरी रोटेट करते हैं 360 घंटे में। एक देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय इसको लगता है। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी 15 देशांतर अगर चलेंगे, 15 चौका 60, यानी 15 देशांतर अगर ये लाइन चलेंगी तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको। इसके साथ साथ आप लोग मुझे बताइएगा कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ। तो कर्क रेखा भारत को इस तरह से काटती है, तो कितने राज्यों से जाएगी। पहला है गुजरात, दूसरा थोड़ा सा राजस्थान को भी काटती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से हमारी जाती है कर्क रेखा। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप लोग इसमें बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 स्टेट से बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को 3 बीघा कॉरिडोर भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं डिटेल में, इसकी चर्चा कर लेते हैं मैप के थ्रू। ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर है ये बांग्लादेश। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है वो है, ये पूरा है बांग्लादेश। अब इसमें राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला तो है हमारा वेस्ट बंगाल, जो ब्लू कलर में। ठीक है, इसके बाद ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग तक भी आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है असम, जो हमारा पिंक कलर में है। ठीक है, तो दो हो गए स्टेट, और इसी के बीच में फंसा हुआ है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है। 3 हो गए। और चौथा है हमारा, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा है, एक इससे, इधर और इधर। और चौथा है मिजोरम।
ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए, सारे टोटल हो गए, ऑप्शन मैंने बताया था, तो 5 स्टेट हो गए। अब दोबारा काउंट कर लेते हैं एक बार। नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 असम, नंबर 3 शिलोंग, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 मिजोरम। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल थी, बाकी इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। भारत और बांग्लादेश के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी भारत के राज्य बनाते हैं, जैसे आपका डूरंट है भारत और अफगानिस्तान, ये याद रखेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में आए तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगाना है। मैकमोहन है भारत और चीन के बीच में, ये आप लोगों को रखना। और रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नवीनतम यानी लेटेस्ट रेंजेस हैं, कौन सी श्रेणियाँ, जिसमें हिमालय, अरावली, विंध्य हैं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय रेंजेस। अब हिमालय रेंजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये रेंजेस है, हिमालय रेंजेस है ये, ठीक है। ये पूरी क्या है, ये हिमालय रेंजेस है जो चाप के शेप में है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ से हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि लेटेस्ट है। अब ये देखते हैं हम, जो भारत में देखिएगा, ये इनका क्रम बहुत आ जाता है। तो सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और फिर है शिवालिक। ठीक है, तो इनका एक तो क्रम याद कर लें, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि काराकोरम जो रेंजेस है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है काराकोरम। ठीक है, कौन सी है, काराकोरम। तो अब काराकोरम श्रेणी में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन। अब ये K2 गाडविन ऑस्टिन जो है ये हिमालय पर्वत रेंजेस में नहीं है, ये कौन सी रेंजेस में है, काराकोरम रेंजेस में। बस इतना याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा पूछे कि भारत की हिमालय रेंजेस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वो है कंचनजंगा। मैं आपसे क्वेश्चन एक बार समझ लें, अगर पूछें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, वो है आपका हाईएस्ट पीक, वो है कंचनजंगा। पूछे संपूर्ण भारत की हाईएस्ट चोटी, वो है K2 गाडविन ऑस्टिन। अब जो K2 गाडविन ऑस्टिन है वो हिमालय रेंजेस का पार्ट नहीं है, वो है काराकोरम रेंजेस का। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ के बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। अब ये लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नवीनतम है। कौन सी, ये सारी मिलकर बनती हैं, काराकोरम को छोड़कर ये सारी हिमालय रेंजेस श्रेणी। अब यहाँ पर हिमालय की बात कर लेते हैं, तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो कौन से कंट्री में, वो है नेपाल में। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ जो नेपाल पूरा हिमालय है उसकी जो शेप है वो अर्धवृत्त है, यानी चाप के आकार में है, आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो एवरेज, इसकी जो ऊंचाई है, जो एवरेज ऊंचाई है वो 2400, मतलब इसकी जो लेंथ है, लंबाई है सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2400 किलोमीटर है, इतना याद रखना है। ठीक है, और कश्मीर में जो कश्मीर वाला पार्ट है ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर तक, सॉरी, इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक इस तरह से चौड़ाई है, इस तरह से 400 किलोमीटर। और यहाँ पर ये घटती चली जाती है, इस तरह से सुकड़ती हुई चली जाती है, और यहाँ पर ये बसती है अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन दोनों पार्ट्स में कौन से में ज़्यादा विविधता पाई जाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी कौन से में ज़्यादा है। तो याद रखेंगे आपको यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ आप लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसूनी बारिश भी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये टकरा के ये फंस जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है हिमालय में, वो सॉरी मेघालय में, जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा नमी है, जहाँ नमी होंगी वहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे ओल्गी गोशीन युग में इसका जो है निर्माण हुआ है हिमालय का, ये आप लोगों को याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो नवीनतम श्रेणी बनी है, अभी जो बन रही हैं, जिनका निर्माण हो रहा है, उन्हें बोले प्लायोसीन एरा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब सर्वोच्च ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, एक तो इसका जो कंचनजंगा है भारत में पड़ता है, एवरेस्ट का, वो सॉरी हिमालय रेंजेस का, और विश्व का सबसे ऊंची है वो है हमारी एवरेस्ट, जो है नेपाल राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड मैंने देख लिया। नेक्स्ट है, सेवाराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। चलिए ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट सेवाराय पहाड़ियों के बारे में। सेवाराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, नंबर 1 बात, और ये लगभग 50 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं, और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है।
अब देखिएगा, मैं इसकी आपको पोजीशन बता देता हूँ। मान लीजिएगा ये पूरा हिंदुस्तान का ये प्रायद्वीपीय भाग है, और यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से तमिलनाडु है पूरा फैला हुआ। तो इसी पार्ट्स में ये सेवाराय की पहाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो हैं इन्हें जो हैं, इस पर एक स्टेशन है, उसका नाम है यारकाड। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, यारकाड रेलवे स्टेशन कौन सी पहाड़ियों पर है? वो है सेवाराय की पहाड़ियों पर, ठीक है। तो ये सेवाराय की पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी तट पर मिलती हैं, ये आप लोगों को याद रखेंगे, किसके? तमिलनाडु राज्य के। नेक्स्ट है अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है बी। तो ये है डकन पासिस के मध्य, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे डकन पासिस क्या है। अब ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। अब डकन पासिस देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो अब देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं। एक है हम देखते हैं लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान, और दक्षिण अंडमान, ठीक है, यानी साउथ अंडमान। अब इसके मध्य पूछा है कि कौन सा पास स्थित है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आंसर बनेगा इसका, डकन पासिस इसका आंसर है। अब यहाँ पर लिटिल अंडमान पूछा है, ठीक है। इसके मध्य जो ये है इसको बोलते हैं हम डकन पासिस। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये इन दोनों के बीच में, यानी ये अंडमान है और ये निकोबार है, इन दोनों के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है। एक तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। और अंडमान द्वीप समूह की यानी इस वाले द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है वो है सैंडल पीक याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 732 मीटर। कहाँ, क्या नाम है? सैंडल पीक। ये आप लोगों को याद रखना है। और निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक जो है वो है हमारी माउंट थुलर, जो 642 मीटर ऊंची है, ठीक है। कहा तो ये भी जाता है, और ये है भी, साइंटिफिक तरीके से देखें ये भी हिमालय का ही पार्ट है, जो इस तरह से परवलयकार में मुड़ गया है हिमालय, और ये ऊपर आइलैंड के रूप में समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में ऊपर निकल गया है, ठीक है। एक अंडमान में एक हमारी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप लोगों को याद रखेंगे। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, बैरन। और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, ये याद रखेंगे। और इसी सागर में एक जो सुसुप्त यानी जो हमारी साइलेंट जो पड़ी है ज्वालामुखी, उसका नाम है नारकोंडम। तो दो ज्वालामुखी है यहाँ पर, एक बैरन एक नारकोंडम, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये असल में हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है, तो इसे अराकान योमा की पार्ट भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्लीज़ इसे तैयार कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। यहाँ पर आपको सदिश पता है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि तटीय मैदान इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है हरिद्वार से। अब इसके प्रमुख किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कानपुर है, प्रयागराज है, बनारस है, और आपका पटना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके शहर हैं। सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी जो है वो है आपकी यमुना नदी, ठीक है। अब गंगा नदी वैसे तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये कहाँ पर गिरती है आप लोगों को पता ही होगा, आप बंगाल की खाड़ी में, और ये बांग्लादेश में भी जाती है, ठीक है। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा और इसके फैक्ट में बता देता हूँ। 2525, सॉरी मैंने 2510 बताया था, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत से निकलती है, गंगोत्री से, उत्तराखंड से, और गोमुख एक ग्लेशियर है वहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भगीरथी और अलकनंदा का जो दोनों, भगीरथी और अलकनंदा यानी भगीरथी और अलकनंदा दोनों को मिलान को ही क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में ये गिरने के बाद पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है, फरक्का बांध के बाद ही बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से गिरने के बाद इसको जाना जाता है पद्मा नाम से, ठीक है। अब पद्मा नाम से जब ये बांग्लादेश में मिलती है तो इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, और इन दोनों की संयुक्त जो धारा होती है उसे कहा जाता है मेघना। एक बार यहाँ से समझ लें कि बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, जमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों जब मिल जाती हैं उनकी धारा उसे कहा जाता है मेघना, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। आफ्टर दैट ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी, और सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये कुछ गंगा का वो भी है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से गंगा निकलती है, आप लोग और ऐसे करके ऐसे चली जाती है, इसमें बाद में ब्रह्मपुत्र मिलती है और यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बना रही है सुंदरवन डेल्टा, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कोलोरू झील कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ये आप लोगों को पता ही है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में झील है। अब झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो इनके राज्यों में स्थिति पूछ लेते हैं। झील क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, जो वहाँ जहाँ पर पानी हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। झील 2-3 तरह की हो सकती हैं। कुछ झीलें क्या होती हैं जिसमें नदियाँ निकलती हैं और निकल भी जाती हैं, और कुछ जो होती हैं झीलें जैसे खारे पानी की भी होती हैं और कुछ ताज़े वाटर की भी होती है, जिसमें से पानी का सोर्स ज़्यादातर इनमें बरसात का या फिर नेचुरल वाटर होता है जो नीचे से आता रहता है। अब इनकी देख लेते हैं पोजीशन। ये बिमनाद और अष्टमुडी है केरल में, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिल्का उड़ीसा में है, बेलूर जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, पेरियार केरल में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, कोलोरू आंध्र प्रदेश में जो पूछा गया, लोकटक मणिपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवलू लामजाऊ यहाँ पर एक तैरता हुआ वो है द्वीप, इसी में, ठीक है, याद रखेंगे। सांबर झील राजस्थान में, पुष्कर अजमेर में, राजसमंद राजस्थान, नक्की राजस्थान, रूपकुंड उत्तराखंड और फुलर उत्तर प्रदेश, चंदवी चंपला नाला हाफलांग असम में, और चेरम्बम पक्कम चेन्नई में, हुसैन सागर उस्मान सागर हैदराबाद में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट झील थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, भारत में टिन का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। राजधानी है इसकी जयपुर, ठीक है। आप लोग मुझे छत्तीसगढ़ का गवर्नर का नाम बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं कहाँ पर हैं, तो ज्वारीय उपना वो होती हैं जो पवनों द्वारा जिसकी एनर्जी बनती है, यानी एयर पावर, जो एयर विंड के थ्रू जो एनर्जी होती है, यानी ज्वार भाटा आता है उसी की थ्रू होती है। ज्वार भाटे से जो एनर्जी बनती है उसे, तो संभावनाएं हैं भावनगर कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसके मानचित्र में देख लेते हैं कि गुजरात भावनगर कहाँ पर है। ये देखेंगे भावनगर यहाँ पर है, ये गुजरात का पार्ट है। ये कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गुजरात है। रोरो फेरी भी यहाँ पर ही एक मोदी जी ने चलाया था, रोरो फेरी भी स्कीम यहाँ से चली थी कि यहाँ से अगर कोई, यहाँ से मान लीजिएगा कोई गुड्स आना है, कोई सामान आना है, तो वो यहाँ तक आना है, तो ऐसे घूम के ट्रकों को आना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है, ट्रक जो रोरो फेरी सेवा के थ्रू यहाँ पर रुक जाते हैं, शिप में चढ़ते हैं ट्रक, और फिर यहाँ पर शिप उतार देता है। उसी पूरे मेथड को रोरो फेरी सेवा कहा गया था, ठीक है। और गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ घटित होती हैं कहाँ पर, तो मौसम की गतिविधियाँ घटित कहाँ पर होती हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा 10 का ए, यहाँ सॉरी बी, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं क्या है ये मसला। अब वायुमंडल की संरचना जो है वो एटमॉस्फेयर की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मान लीजिएगा पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा लगभग 9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है, और क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे ऊंचाई के साथ तापमान भी इसका घटता है, और साथ में यहाँ पर सारी कहानी होती है, जैसे आंधी तूफान बरसात होना। ओजोन मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान बढ़ता है, 50 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। फिर होता है मध्य मंडल, यहाँ पर उल्का पिंड वगैरह होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। और फिर होता है आयन मंडल, यहाँ पर जितने सैटेलाइट हैं यहाँ पर ही स्थापित किए जाते हैं, और इसमें वेव तरंगे, रेडियो तरंगे वगैरह भी परिवर्तित होकर इसमें पृथ्वी पर जो जीपीएस सिस्टम है वो यहाँ पर ही फिट किए जाते हैं। इसके बाद है लास्ट है बहिर् मंडल, इसका क्रम लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। जो इंग्लिश वाले हैं प्लीज़ इसको तैयार कर लें, एटमॉस्फेयर लेयर्स इनको बोलते हैं, आप लोग इसे सर्च करके तैयार कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में जरूर आता है बिहार के और प्री में भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आया होगा, इसकी पीडीएफ आप लोग पा सकते हैं। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताना कैसी लगी। थैंक यू।